हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज शाम को 8 बजे हमारी साइंस की क्लास चलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है बायो का ब्लड, यानी कि आज हम लोग रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको मैं बताऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले, उसका डायग्राम से समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आप लोग का पूरा कंप्लीट रिवीजन भी होता रहे साथ साथ। वरना आप लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में थ्योरी पढ़ के जाते हैं, फिर क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर कंफ्यूज होते हैं, वहां थोड़ा बहुत भी चेंजेस कर देता है तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए पहले थ्योरी थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं जैसे पूछे जाते हैं, तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक ऐसे ही। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी आगे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली हैं रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, वो सारी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में। तो शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, यानी रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने कंटेंट दोनों हिंदी इंग्लिश रखा हुआ है। जिन बच्चों को भी हिंदी में प्रॉब्लम आती है वो इंग्लिश देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो हिंदी देख सकते हैं। हमारा कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एग्जाम में जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन वो है कि रक्त कौन सा ऊतक है, यानी कि ब्लड कौन सा टिश्यू है। तो आपका जो ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे कहते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये चीजों को कनेक्ट करता है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन जो हमारा इधर उधर कौन ले जाता है, ये ब्लड का काम होता है। जो एनर्जी होती है जो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे कि आप लोग कोई तबीयत खराब होती है या इंजेक्शन लगते हैं तो वो ब्लड में क्यों लगते हैं? ताकि ब्लड में इसलिए लगाते हैं कि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, दवाई का असर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो इसलिए ब्लड जो होता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड। हेल्थी मैन हैज 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कई बार मैंने देखा है कि आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक जो स्वस्थ आदमी रहता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और जो महिलाएं होती हैं उनमें 5 से 4 लीटर रक्त होता है, थोड़ा आदमियों से कम रहता है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है कि पीएच वैल्यू ब्लड की क्या होती है, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये चारों पॉइंट जो आपको बताए हैं ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पूछा गया था मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अभी बताया 7.4। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको सारी चीजें तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी। जैसे कि आप लोग थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए तो आपको चीजें बहुत इजी लगेंगी और आपको तैयारी भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे आप लोग थ्योरी पढ़ते जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगी चीजें, फिर आप लोग एमसीक्यूज लगाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बेस्ट मेथड होता है एक चीज पढ़ने का। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा अंग होता है जो पीएच बनाए रखता है रक्त का, यानी कि विच ऑर्गन मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। कौन सा अंग रक्त का पीएच बनाए रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपके गुर्दे होते हैं ये पीएच मान बनाए रखते हैं। ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ज्यादा बेसिक हो जाता है तो ये क्या करता है? किडनी ही साफ करता है ब्लड को। तो ये भी कह सकते हैं कि सफाई, ब्लड की सफाई कौन करता है? तो आपके गुर्दे ही करते हैं। थोड़ा सा आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग हर जगह करेक्ट करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन चेंज करेगा तो जो लोग रटने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होगी। समझ के पढ़ेंगे तो सारी चीजें इजी लगेगी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? देखिए एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड। जो ब्लड होता है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि द्रव संयोजी ऊतक होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून होता है? तो 5 से 6 लीटर, मैंने बताया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्लड कितने भागों में बटा हुआ है। ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा होता है और एक आपका ब्लड कॉर्पुल्स होती हैं। तो पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा में ये एक लिक्विड पार्ट होता है, जैसे आपका ब्लड होता है उसमें जो आपके लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है, और जो आपके
थोड़ा सा ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कि थक्का बन जाता है, आप लोग देखे होंगे, जो थोड़ा ठोस पदार्थ होते हैं वो कॉर्प्यूल्स होते हैं। तो सभी के बारे में बताएंगे। जो ये लिक्विड पार्ट है इसको प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 60% जो है, जो खून का 60% होता है वो आपका प्लाज्मा ही होता है। बाकी 40% आपकी ब्लड कॉर्प्यूल्स होती हैं, जिनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और सारी ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। तो प्लाज्मा 60% अकेला प्लाज्मा होता है, ये आपका लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है। ये 90% इसका प्लाज्मा का पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% सॉल्ट होता है, 1% आपका ग्लूकोज होता है। और भी चीजें हैं, बहुत कम मात्रा में है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है कि जो पचा हुआ खाना होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाना इसका काम होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हार्मोन्स जो होते हैं वो भी पूरे शरीर में पहुंचाना इसका काम होता है प्लाज्मा का। जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी जो भी गंदगी रहती है, वो इसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है यानी प्लाज्मा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा करता है, क्योंकि ये तरल पदार्थ होते हैं और इन्हीं में सारी चीजें घुलकर हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। रक्त के किस भाग में प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज हमारे किस पार्ट में होते हैं ब्लड के? करेक्ट आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज आपकी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरा कि ब्लड कॉर्प्यूल्स के बारे में बात करनी थी। तो 40% जो बचा हुआ है, 60% तो प्लाज्मा होता है, 40% आपका ब्लड कॉर्प्यूल्स हो जाती हैं, जिनमें 3 चीजें आती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और आपका ब्लड कॉर्प्यूल्स, ब्लड प्लेटलेट्स आती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, ये इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। आपको पहले मैं समझा देता हूं। ये हमारा समझ लीजिए नली है, ये ब्लड वेसल्स है, खून की नली है ये, इसमें से रक्त बह रहा है। अब इसमें जो आपका लिक्विड तरल पदार्थ है, देखिए ये तरल पदार्थ जो निकलता है ये इसमें प्लाज्मा होता है। कभी किसी के चोट लगी हो, आप लोग ने देखा होगा, कभी कभी ब्लड निकलता है तो उसमें कुछ थक्के टाइप के निकलते हैं, ऐसे टाइप में। तो ये आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनको आरबीसीज कहते हैं। जितनी हैं ये सब रेड ब्लड सेल्स हैं। और जो आपके ये वाली पार्ट होते हैं ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। और ये जो पार्ट होता है ये आपका प्लेटलेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम सबके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सब चीजें आपको पता चल गई होंगी, रक्त में कौन सा भाग किसका होता है। अब हम जानेंगे कि कौन सा किसका पार्ट है, इसके फंक्शंस क्या हैं। अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, यानी कि रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स के बारे में। इनको इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि इरेथ्रोसाइट्स किस चीज का और नाम है। तो आपकी जो आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स का नाम भी इरेथ्रोसाइट्स होता है। ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, यानी कि आपको अभी दिखा देता हूं इसी डायग्राम में। बाइकॉन्केव होते हैं, यानी कि इधर से भी इनमें गड्ढा होता है थोड़ा सा, ये देख सकते हैं, और इधर से भी हो सकता है, बाइकॉन्केव होते हैं। तो इनका शेप ऐसा होता है। अब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी कि नाभिक नहीं होती है, जिसको नाभिक कहते हैं, इनमें नाभिक नहीं पाई जाती है। केवल 2 चीजों में छोड़ के सारे जो मैमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होती, यानी कि नाभिक नहीं होता है। एक ऊंट हो जाता है और एक लांबा होता है, इसी कैमल की प्रजाति का होता है, फैमिली का। इन दोनों में नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक नहीं पाई जाती है। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विच सेल्स ऑफ ब्लड डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस किस सेल्स में नहीं पाई जाती है ब्लड के? तो आपके रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे कि जो आरबीसीज होती हैं वो बनती कहां पर है। तो आपका बोन मैरो जो होता है वहां बनता है, यानी कि अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में आपकी आरबीसीज का निर्माण होता है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, यानी कि इनका कार्यकाल, जीवन काल कितने दिन का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आगे भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि 20 से 120 दिन का इसका कार्य होता है, मतलब कि जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं। और ये जाके डिस्ट्रॉय कहाँ होती हैं? ये जाकर आपके लीवर या स्प्लीन में, यकृत में, यानी कि यकृत में जाकर, या तिल्ली जिसको कहते हैं, वहां पर जाकर ये लोग अपना डेड हो जाती हैं, इनकी सेल्स मर जाती हैं यहाँ जाकर।
इसलिए इनको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, लीवर और स्प्लीन को। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो मैं जितनी चीजें मार्क कर रहा हूँ आप लोग देखते चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का? इनका कार्य होता है कि ये जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स से लेकर आते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर आएंगे और सारे सेल्स को देंगे जितने भी हमारे बॉडी में होती हैं, और उसके बाद सारे सेल्स से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेंगे और वापस फेफड़ों तक ले जाएंगे ताकि ये बाहर निकाला जा सके कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये प्रोसेस होता है, ये आरबीसीज द्वारा किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन लंग से सेल्स तक कौन पहुंचाता है, तो आपके रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगी यानी कि आरबीसीज हो जाएंगी। सबके अपने अपने कार्य निर्धारित हैं शरीर में। तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि ऑक्सीजन को ले जाना लाना, ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, इसका दो ही मेन कार्य होता है आरबीसीज का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की। विटामिन B12 एंड विटामिन B9 आर एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्लड? विटामिन B12 और विटामिन B9 रक्त के किस भाग के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो आरबीसीज के लिए यह विटामिन B12 और विटामिन B9 बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। आरबीसीज का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो अभी मैंने बताया था 120 दिन का, 20 दिन से 120 दिन का इनका कार्यकाल होता है। तो 20 अगर ऑप्शन में रहेगा, 120 रहे तो आपको 120 करेक्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम देखी जाती है कितना जी सकता है, तो वही लाइफ स्पैन होता है। मानव शरीर के किस अंग को आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज? सारे बच्चे कमेंट में कमेंट करते चलिए, टाइम दे रहा हूं, करिए तभी आपको मेमोराइज होगा। जो लोग पढ़ेंगे और साथ साथ करते चलेंगे उन्हीं को अच्छे से याद होगा, वही आगे अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम में उनको याद रहेगा। तो आपको मैंने बताया था कि ये अपनी सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा, जो आरबीसीज होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, इनका भी अभी मैंने बताया था कि इनका जो मृत्यु होती है ये कहाँ पर जाके डिस्ट्रॉय होती है, खत्म कहाँ होती है, विनाश कहाँ होता है? तो लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है, यकृत और तिल्ली में, यानी कि दोनों ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। किस जानवर में आरबीसीज में केंद्रक होता है? अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि कौन से जानवरों में न्यूक्लियस होता है। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियस किन में होता है, सब में नहीं होता है, खाली कैमल होता है, और इसकी जो लांबा होती है, जो सी फैमिली होती है, उनमें नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन के बारे में, जो आपके आरबीसीज में ही मौजूद रहते हैं, क्योंकि और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आरबीसीज में होती है। आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। जो आपके आरबीसीज, जो आपके ब्लड ग्रुप होता है ABO, ये किसकी वजह से होता है? इनमें एंटीजेंस होते हैं AB, तो एंटीजेंस की वजह से ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। तो ये एंटीजन आपके आरबीसीज में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिएगा। जो एंटीजेंस होते हैं वो जो आपके आरबीसीज होती हैं, इन्हीं के सरफेस पे यानी कि इनकी ऊपरी परत पे आपको एंटीजेंस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं से ही ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है आरबीसीज से भी, क्योंकि यहीं पर एंटीजन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पिगमेंट होता है जो कि लाल रंग प्रोवाइड कराता है ब्लड को, यानी कि रक्त को लाल रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है, यानी पिगमेंट कौन सा होता है जो लाल रंग देता है रक्त को? तो वो हीमोग्लोबिन। सबको पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाल रंग रक्त को कौन देता है? तो वो आपके हीमोग्लोबिन होते हैं जो आपको लाल रंग देते हैं खून को। और जो इनका बेसिक यूनिट होता है हीमोग्लोबिन का, अमीनो एसिड्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये करना है। हीमोग्लोबिन की मूल इकाई अमीनो एसिड होती है। हीमोग्लोबिन आपके आरबीसीज में ही होते हैं, ये सभी को पता है। अब आपको बात करते हैं कि जो आयरन होता है यानी कि लोहा, ये आपके हीमोग्लोबिन से ही, हीमोग्लोबिन में ही मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? हेमाटिन के नाम, हेमाटिन एक चीज होती, पदार्थ होता है, उसी में ही आपका आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर ही। और यही अगर आपका आयरन जो कम हो जाता है तो आपका हीमोग्लोबिन में भी सिंथेसिस नहीं होती है, हीमोग्लोबिन ठीक से काम नहीं करता है, तो आपका जो है अनीमिया हो जाता है। तो आपकी जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें अनीमिया बीमारी होती है। लोग कहते हैं कि जब ये अनीमिया हो जाती है तो आप लोग साग लोहे कढ़ाई में बना के खाइएगा, ताकि आप लोग को आयरन होता है
तो वो आयरन शरीर में पहुंच सके तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से काम करेगा, तो बॉडी फंक्शन भी अच्छे से काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात होगी, यानी कि जिनको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। आप लोग ये नाम भी याद करते चलिए, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट्स का अन्य नाम कौन सा है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। और व्हाइट ब्लड सेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, सबका फंक्शंस मैं बताते चल रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा जो है आपका खाना हो गया या कोई भी चीजें हो गई, एक जगह से दूसरी जगह, हार्मोन्स हो गए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना उनका काम होता है, वो तरल पदार्थ होते हैं। आरबीसीज का काम क्या होता है कि जितना भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, लंग से ऑक्सीजन लेके आएगा, सारे सेल्स को देगा, जिस भी पार्ट को जरूरत रहेगी वहां पर वो जाके ऑक्सीजन देगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और हमारे फेफड़ों को जाके दे देगा, तो फेफड़े बाहर निकाल देंगे। अब बात आती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये भी आपके बोन मैरो में ही बनते हैं, और कभी कभी तो ये लिम्फ में भी बनते हैं, और कभी यकृत में भी बनते हैं, तिल्ली में भी बनते हैं, कहीं भी बन जाते हैं। अब अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, अस्थि मज्जा में सारी तीनों ही चीजें आपकी अस्थि मज्जा में ही बनती हैं। अब इनका कार्यकाल देखते हैं। इनका कार्यकाल मतलब कि इनका हम लोग देखते हैं जीवन काल। जीवन काल कितने दिन का होता है? कार्यकाल कह लीजिए या जीवन काल कह लीजिए, कितने दिन तक काम करते हैं, कितने दिन की इनकी कार्य जीवन शैली रहती है। 13 दिन से 20 दिन तक इनका जीवन रहता है। 13 से 20 दिन के बाद इनकी डेड हो जाती है, तो नए सेल्स बनते हैं फिर से बोन मैरो में, फिर से ये जाकर डेड हो जाते हैं, फिर से बनते हैं। यही प्रक्रिया चला करती है। अब न्यूक्लियस जो है डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट होता है। तो अब पूछ ले जाए आपसे अगर एग्जाम में कि न्यूक्लियस किस में होता है, तो आपके डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। जो रेशियो होता है हमारे रक्त में, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का रेशियो अनुपात कितना रहता है? 600 के अनुपात 1 में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी भी चीज की कर रहे हो, तो यही टॉपिक आप लोग पढ़ते रहिए, हर एग्जाम में आपके काम देगा। तो इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। रेशियो जो होता है आरबीसीज 600 रहेंगे, तो डब्ल्यूबीसीज आपकी 1 ही रहेंगी। और हमारे डब्ल्यूबीसीज का मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि जितने हमारे बाहर से कीटाणु होते हैं, कीटाणु की वजह से ही बीमारी होती है, जितने ही रहते हैं उनसे लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है, हमें इम्यूनिटी देता है, हमारी बॉडी को बचाता है। तो मेन काम होता है इसका लड़ना। हमारे बॉडी गार्ड भी कहा जाते हैं डब्ल्यूबीसीज को, हमारे बॉडी का बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। वायरस, जो वायरस होता है एड्स का, वो कहां पर जाके अटैक करेगा? तो जो अब वायरस एड्स का होता है वो डब्ल्यूबीसी जो हमारी होती है उनका नाश कर देता है। अब जैसे डेंगू होता है, तो डेंगू किस पे अटैक करता है? डेंगू जाकर वायरस जो डेंगू का होता है वो आपके ब्लड प्लेटलेट्स पे जाके अटैक करता है, तो आपकी प्लेटलेट्स खत्म होती जाती हैं। ऐसे ही एड्स का जो वायरस रहता है ये आपके डब्ल्यूबीसीज पे जाकर अटैक करता है। तो क्या होगा जब डब्ल्यूबीसीज पे अटैक करेगा, तो ये डब्ल्यूबीसीज ही हमारी इम्यूनिटी बना रही है, यही हमारी डिजीज से लड़ रही बीमारियों से। तो जब यही खराब हो जाएंगी तो बॉडी हमारा लड़ ही नहीं पाएगा किसी चीजों से, बीमारियों से। तो छोटी मोटी जिनको एड्स रहता है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार भी अगर हो जाता है तो उनके जान जाने का खतरा रहता है। तो काफी खतरनाक बीमारी है जो कि सीधा डब्ल्यूबीसीज पे अटैक करता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो डब्ल्यूबीसीज करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो चीजें हम लोग वहां छोड़ दे रहे हैं वो चीजें हम लोग क्वेश्चन से कवर कर रहे हैं। सारा टॉपिक आपका पूरा A to Z कवर हो जाएगा, यहाँ से आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम भी दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन बताते चलिए और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। और जो भी बच्चे कमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे उनको हम लोग फ्री में ई बुक भी प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट डे उनका नाम भी शो करेंगे जिनको हम लोग ने ई बुक प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए कौन सा रक्त कोशिका जिम्मेदार है? विच ब्लड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी? तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बताया था डब्ल्यूबीसीज ही बनाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम लोग की तबीयत खराब होती है तो आपको बता दो बॉडी गर्म क्यों हो जाता है? हमेशा आपका बॉडी इसलिए गर्म हो जाता है ताकि जितनी ज्यादा आपकी तबीयत खराब होगी उतने ज्यादा समझ लीजिए जम्स गए होंगे, ये जो भी बीमारी होगी तो उनसे डब्ल्यूबीसीज लड़ रहा है। कोई भी चीज काम करेगी, जितना ज्यादा काम करेगी उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। आप लोग काम वैसे ही खूब ज्यादा दौड़ लीजिए तो आपकी बॉडी वैसे ही गर्म हो जाती है। तो वही डब्ल्यूबीसीज होते हैं, बीमारियों से लगातार लड़ते रहते हैं, तो इसलिए हमारी अंदर की बॉडी गर्म हो जाती है, इसलिए हमें फीवर का फील होता है।
तो WBCs का ही मेन रोल रहता है हमारे बीमारियों में और जितने भी जर्म्स होते हैं उनमें लड़ने में। WBCs का जीवन काल, इनकी बात करें एग्जाम में यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ स्पैन पूछे जाता है, जीवन काल कोशिकाओं के पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 से 20 दिन का कार्यकाल होता है WBCs का। सभी लोग लाइव जुड़ जाएं ताकि पूरा सेशन आप तक साइंस का पहुंच सके। साइंस का काफी ज्यादा वेटेज रहता है, इसी साइंस की वजह से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिल सकती है। तो साइंस का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंस दीजिए इनको, क्योंकि और बच्चे हैं जो और तैयारी कर रहे हैं उनका यही पोर्शन वीक रहेगा। आपको यही पोर्शन ग्रुप डी वालों को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी सिलेक्शन मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि रक्त में WBCs की संख्या बढ़ाने पर उस स्थिति को क्या कहते हैं। बढ़ने पर ऐसी कौन सी स्थिति है जब WBCs की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। रेशियो मैंने बताया था 600:1 RBCs और WBCs का, लेकिन जब ये WBCs बढ़ने लगेंगी तब क्या होगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया बीमारी होती है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है। तो ल्यूकेमिया बीमारी हो जाती है WBCs के बढ़ने से। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दूसरा नाम क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, तो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। इनमें भी आपके न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तीनों चीजों में सिर्फ किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, WBCs में। ये भी आपके अस्थि मज्जा में पाया जाता है, यानी बोन मैरो में इनका विकास होता है। यहीं पर ये लोग जन्म लेती हैं ये कोशिकाएं, और इनका कार्यकाल सिर्फ 8 से 9 दिनों का होता है। इन 8 से 9 दिनों में इनकी डेड हो जाती है, फिर ये लोग नए बनते हैं। ऐसी प्रोसेस चला करता है। इनका बहुत ही मुख्य काम होता है कि थक्का जमाना, जो खून का थक्का जमता है इनका यही जमाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर यही ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो आपका खून बहेगा, चोट लगेगी तो वो रुकेगा नहीं, तो आपकी ज्यादा ब्लड फ्लो होने से आपकी मौत भी हो सकती है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो डेंगू में यही इफेक्ट करता है प्लेटलेट्स को, तो इसीलिए जानलेवा बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स और किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अभी बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको भी कमेंट सेक्शन में रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे उनको ई बुक फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी साइंस की। बहुत ही अच्छी ई बुक है, आपको पूरा सब कुछ उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो जो लोग कमेंट करेंगे उनको ई बुक फ्री में दिया जाएगा और उनका नाम भी बोला जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड कौन सा है। तो लिम्फ ग्लैंड सबसे ज्यादा लसिका ग्रंथि कौन सी है, स्प्लीन होती है। सबसे बड़ी लिम्फ ग्लैंड स्प्लीन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपकी लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड यानी कि सबसे बड़ी लासिका ग्रंथि कौन सी है, स्प्लीन है। प्लीहा स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी स्प्लीन होती हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड स्टोर होता है, जिसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। इमरजेंसी में स्प्लीन ही बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं। अब मॉलिस्का की बात करते हैं। जो जैसे कि मैं स्प्लीन के बारे में बता देता हूँ ब्लड बैंक इसको क्यों कहते हैं। जैसे आपको चोट लग गई तो ब्लड फ्लो होता है, लेकिन जब इमरजेंसी में ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत रहती है तो खून ही प्रोवाइड कराता है, ब्लड ही जाकर ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। तो ये स्प्लीन होता है, तब उस समय ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, खून का प्रवाह तेज करता है ब्रेन में, ताकि आप लोग कॉन्शियस रहें, बेहोश ना हो, अनकॉन्शियस ना हो। तो ये सब चीजें स्प्लीन के फंक्शन होते हैं। सारी चीजें गॉड ने, ये समझ लीजिए, बहुत सिस्टमैटिक वे से बनाई है। सारी चीजों का बहुत ही मूल्य है अपनी अपनी जगह। अब हम लोग मॉलिस्का की बात करते हैं। मैंने जब पढ़ाया था आपको मॉलिस्का फाइलम, तो इसमें मैंने बताया था, पढ़ा चुका हूं एनिलिडा और आपको मॉलिस्का फाइलम दोनों एनिमल किंगडम का पढ़ा चुके हैं, जिसमें मॉलिस्का के बारे में बात की थी। एग्जाम्पल देता हूं, जो आपके ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस, इनमें जो है आपके जो ऑक्टोपस होते हैं इनमें आपका कौन सा खून पाया जाता है, नीला खून पाया जाता है। तो जितने भी मॉलिस्का होंगे उनमें आपको नीले खून देखने को मिलेंगे। और जो एनिलिडे होते हैं, एनिलिडा फाइलम ग्रुप के जो एनिमल होते हैं, उनका रक्त हरे रंग का होता है। तो ये दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि और सेक्शन में लिम्फ जो होता है, लिम्फ का काम क्या होता है। लिम्फ जो हमारे होते हैं
जो हमारा रक्त होता है और जो हमारे टिश्यू होती हैं, यानी कि रक्त और ऊतक के बीच में मध्यवर्ती जो होता है वो लासिका होती है, यानी कि लिम्फ होती है। अब बात करते हैं कि जो हमारा पिगमेंट है लाल रंग का प्रोवाइड करता है उसको हीमोग्लोबिन कहते थे, लेकिन जो लाल छोड़ के हरा या नीला रंग प्रोवाइड कराता है खून को देता है उसको क्या कहते हैं, हेमोसाइनिन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि लाल रंग जो होता है खून का या हरा रंग होता है कुछ जानवरों में, वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका जो हीमोसाइनिन होता है उनके द्वारा होता है। कौन सा वर्णक है जिसके द्वारा हरा रंग और लाल रंग होता है खून का, तो हीमोसाइनिन है, आप सब लोग याद रखिएगा। अब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हम लोग का ब्लड बैंक होता है वहां पर एक केमिकल यूज किया जाता है, क्योंकि वहां बॉटल्स में खून रखे रहते हैं कि इसको कब इमरजेंसी आ गई इसको दे दिया जाए, वो जमे ना, तो उनमें हम लोग थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप क्या डालते हैं, सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं ताकि वो जमे ना और दूसरे व्यक्ति के उपयोग में आ सके, तो इसलिए सोडियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है ब्लड बैंक में। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा विटामिन खून का ठक्का जमाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपका विटामिन के है जो आपका खून का ठक्का जमाने के लिए मदद करता है। और मिनरल कौन सा होता है, जो कैल्शियम होता है, ये भी आपका मदद करता है खून का ठक्का जमने में। तो ये 2 पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में क्लॉटिंग को रोकने के लिए यानी कि ठक्का जमने को रोकने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं टाइम दे रहा हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम सिट्रेट, सबको अभी बताया है, सबका सही हो गया होगा, गुड। विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा विटामिन रक्त के ठक्का जमने में मदद करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, सबको पता होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर भी आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड ग्रुप का, फिर इसके बाद आपका ब्लड का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि ब्लड ग्रुप में जो आपका एंटीजन होते हैं जिनको ग्लाइकोप्रोटीन से बने रहते हैं, ये एंटीजन जो है इन्हीं की वजह से ब्लड ग्रुप का डिफिनेशन होता है, डिफाइन किए जाते हैं। 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। जिनमें एंटीजन ए होता है वो ब्लड ग्रुप ए हो जाते हैं, जिनमें एंटीजन बी होता है वो ब्लड ग्रुप बी हो जाते हैं, जिनमें दोनों एंटीजन पाया जाता है और वो दोनों ब्लड ग्रुप ए बी हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी मैंने बताया था एंटीजन कहाँ पाया जाता है, एंटीजन जो आपकी ऊपरी परत होती है आरबीसीज की, वहीं पर एंटीजन स्थित होते हैं, इन्हीं की वजह से ब्लड ग्रुप बना हुआ है, एंटीजन की वजह से। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने करी थी। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो लैंडस्टीनियर हैं इन्होंने करी थी, इनको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। काफी लोगों की जान बच सकी है इनके इस डिस्कवरी से, क्योंकि पहले कोई भी रक्त चढ़ा दिया जाता था, कुछ भी हो जाता था तो रिएक्ट नहीं करता था, आदमी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद जान बचाई जा सकती है। काफी अच्छा काम किया था इन्होंने, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 1901 में इन्होंने ब्लड ग्रुप का जो है डिस्कवरी की थी। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। देखिए ये जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इनमें सारे एंटीजन मौजूद रहते हैं, तो इसलिए कोई भी ब्लड, जैसे मान लीजिए कि एंटीजन ए आएगा, एंटीजन ए का ब्लड ग्रुप का कोई आदमी है, इसने खून दिया तो ये एंटीजन जाके रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी दोनों है। उसके बाद कोई भी एंटीजन बी का आएगा वो भी डोनेट करेगा, तो वो भी इसको पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें भी एंटीजन बी है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए इसको कोई भी डोनेट करेगा तो एंटीजन रिएक्ट करेगा नहीं, तो ब्लड इसमें रिएक्ट नहीं करेगा हमारी बॉडी से, तो वो ब्लड सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो ये ब्लड जो ओ होता है ये दे सकता है, ले नहीं सकता है, और जो ए बी होता है ये आपका ले सकता है सबसे, लेकिन दे नहीं सकता, क्योंकि ए बी उसमें एक ही एंटीजन होगा, कोई भी अदर ब्लड ग्रुप होगा, तो ये दे नहीं सकता, ये सिर्फ ले सकता है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है 4-5, तो आपका पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा और पूरा आपका ब्लड भी कवर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी 1901 में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप बिना एंटीजन के होता है, सबको अभी मैंने बताया था, सब लोग करेक्ट आंसर करिए। हाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा आपका, जो बिना एंटीजन के होता है।
हम बात करते हैं सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, यानी कि विच इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो सब बच्चे इसमें O नेगेटिव करते हैं, कोई O पॉजिटिव करता है, तो यहाँ आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं। जो आपका AB नेगेटिव होता है ये सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। आपने देखा होगा जो आपका दंगल मूवी थी, उसमें दंगल नहीं सॉरी आपका कौन सी मूवी थी, सुल्तान, जिसमें कि उनका सलमान खान का की डेथ हो जाती है, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप रहता है जो नहीं मिलता है? AB नेगेटिव होता है। इसी ब्लड ग्रुप को वजह से उनकी डेथ हो जाती है उनके लड़के की, क्योंकि ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, ये जल्दी मिलता नहीं है। रक्त के किस भाग में प्रतिजन उपस्थित होते हैं, यानी कि एंटीजेंस कहाँ मौजूद होते हैं ब्लड के किस पार्ट में? तो ये मैंने आपको बताया था, सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि RBC। सारे बच्चे बहुत अच्छा किए और आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको जो भी डाउट होगा सारे मैं क्लियर करूंगा और सारे आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर करता हूं। थैंक यू। आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है।